हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और जैसे कि आप सबका एग्जाम है, जिन लोगों ने नेट फिल किया था, अभी नेट एग्जाम है 22 अगस्त को। तो वो लोग जाकर के अपना जो एंट्री कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज चैप्टर 4 है और हम क्लास 10 की बुक कवर कर रहे हैं। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि एलटी का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो ठीक है, मैं इसी बीच में किसी दिन भी आपके साथ एलटी का पेपर भी डिस्कस कर दूंगी और पीजीटी 2021 भी डिस्कस कर लिया जाएगा। और टाइम टू टाइम हम और भी स्टेट के होम साइंस के पेपर ना डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज बी केयरफुल्ली आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए या नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। डेकोरेशन ऑफ होम। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रस्तावना देखेंगे, सजावट का अर्थ, सजावट के उद्देश्य, घर की सजावट के आधार, सजावट के मूल तत्व, सज्जा सामग्री, फर्नीचर, पर्दे, दरी, कालीन, चित्र, पुष्प सज्जा, मूर्तियां, खिलौना, कमरों की सज्जा, बैठक, रहने का कमरा, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, बच्चों का कमरा, गृह स्वामिनी का कमरा, यानी कि जो घर की जो हाउस वाइफ है, जो घर को बनाती हैं, करती हैं, घर को पूरा मेंटेन करती हैं, उनका कमरा, स्नान गृह, बाथरूम, वरामदा वगैरह आदि। तो ये तो जो पॉइंट है ये हमने प्रस्तावना में देख लिया, यही हम सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सजावट का अर्थ देख लेते हैं। देखिए, सजावट का अर्थ क्या है कि सजावट एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय में, यानी कि हमें क्या, स्पेस भी कम और खर्चा भी कम, जो और परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, वही डेकोरेशन है। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता, सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। तो क्या है, घर की सजावट वह कला है, यानी कि वह आर्ट है जिसके माध्यम से क्या है, कम स्थान, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा घर नहीं हो, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, हम छोटे से घर को भी, छोटे से घर को कम खर्च में बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करके चलें, तो वही सजावट है। और जो सजावट है वो गृहिणी की जो उसका कुशलता है और जो उसका जो है सृजनात्मक भावना है, कि उसके तरीकों पर डिपेंड करता है, वो किस तरह से अपने घर को अच्छा बनाकर चलती है। ठीक है, तो उपयुक्त परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि सजावट का अर्थ ये नहीं है कि घर में बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र हों। ठीक है, उसे एक अजायब घर का रूप दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। सजावट शब्द में सुंदरता, व्यवस्था का अर्थ छिपा है। घर में प्रत्येक वस्तुओं की व्यवस्थित करके उसमें सौंदर्य उत्पन्न करना, वैसा सजावट तथा व्यवस्था कुछ मूलभूत अंतर है। व्यवस्था का अर्थ है घर के प्रत्येक वस्तुओं को यथास्थान भली भांति रखना, जबकि सजावट का अर्थ है भली भांति वस्तुओं में एक आकर्षक व सौंदर्य भी हो। तो अतः सजावट की पहली जो शर्त है, अगर हम देखेंगे, जो सजावट की पहली शर्त है वो क्या है, सुव्यवस्था है। उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना। अव्यवस्थित वस्तु में तो सौंदर्य का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कहने का मीनिंग यह है, इस जो परिभाषा का अर्थ निकल के आ रहा है वो यही है कि सजावट ये नहीं है कि आप अपने घर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें एकत्र करके उसे एक अजायब घर का रूप दे दें। अजायब घर से मतलब एक होते हैं ना कि बड़े बड़े वहां पे सामान लगते हैं, म्यूजियम टाइप का, ऐसा घर दे दें, मतलब रूप दे दें। सजावट शब्द से सुंदरता की तथा व्यवस्था का अर्थ छिपा है। घर में प्रत्येक वस्तुओं को व्यवस्थित करके उसमें सौंदर्य, मतलब उसमें सौंदर्य उत्पन्न करना ही सजावट है। वैसे सजावट तथा व्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर है। अब यहाँ पे जो बात की गई है वो सुंदरता और व्यवस्था को लेकर के बात की गई है।
सुंदरता और व्यवस्था को लेकर के बात की गई है कि घर में प्रत्येक वस्तु को व्यवस्थित करके उसमें सुंदरता उत्पन्न करना ही सजावट है। और वैसे सजावट तथा व्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर है। व्यवस्था का अर्थ घर की प्रत्येक वस्तु को यथा स्थान भली भांति रखना, जस्ट लाइक है कि जो चीज जहां की है उसको वहीं पे रखना। जैसे हमारे पास बेड है, बेड के दोनों साइड जो है स्टूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो वहां अच्छे लगते हैं। ठीक है, स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के साथ हमारी चेयर है, तो चेयर और स्टडी टेबल एक कॉर्नर में या जो स्टडी की जो जगह है वहां अच्छा लगता है। ड्रेसिंग की जगह पर उसके पास एक स्टूल हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि घर में जो है टीवी है, टीवी के पास आप लेफ्ट राइट कुछ भी फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं, या घर के एक कोने में हम एक अच्छा जो है फ्लावर पॉट रख सकते हैं, या हमारे पास घर में कुछ बड़ा अगर घर है, आंगन है, तो बीच में लगा सकते हैं। तो ऐसा स्थान में मतलब लगाना, चीजों को रखना ताकि उसमें जो है सौंदर्य उत्पन्न हो। अब आप अगर सब चीज घर कमरे में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो मैसी सा लगेगा, और अगर थोड़ा कमरे को खालीपन भी दिया जाए, क्योंकि रिक्त स्थान का भी अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम आगे देखेंगे इसको। तो अपनी चीजों को जगह पे रखना, वो चीज मायने रखती है। ठीक है, यहाँ सजावट के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, सजावट की, घर की सजावट से लाभ या आवश्यकता। ठीक है, तो क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जाहिर सी बात है कि घर का आकर्षण, घर अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद में सुव्यवस्था, कि हर चीज जो है वो अपनी जगह पर हो, उचित स्थान पर हो, प्लस साफ सुथरी हो। वो क्या हो कि साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, अनुशासन बद्धता, अच्छी प्रकार से सजे हुए घर में रहने वाले परिवार के सदस्य व्यवस्थित जीवन भी अभ्यस्त हो जाता है। इससे अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में अनुशासन ही जीवन है जिससे किसी भी देश का निर्माण होता है। यहाँ कहने का मीनिंग यह है कि आपने जो चीज जहां पर से ली है और वहां रखना, ये एक डिसिप्लिन के दायरे में आता है, और यही चीज आगे जो है चलकर हमें एक जो है हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है, हेल्दी बनाती है। एग्जाम्पल फॉर कि हमने कोई चीज अलमारी से ली, अलमारी में भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जहां से ली, ठीक है, वहीं से उसको लिया और वहीं रख दिया। ठीक है, या हमने कोई भी और जगह से चीज उठाई, एग्जाम्पल फॉर हम लोग ड्रेसिंग पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां आपके परफ्यूम्स भी हैं, क्रीम्स भी हैं, लोशन भी हैं, कॉम्स भी हैं, तो आप लोग मेंटेन करके चलते हैं कि ये हमारा, ठीक है, यहाँ हम अपना थोड़ा मेकअप का हिस्सा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ, यहाँ कुछ परफ्यूम वगैरह रख लेंगे, यहाँ पे हम कुछ कॉम के लिए एक बॉक्स लगा देते हैं कि कॉम गिरे ना, बार बार कॉम इजीली मिल जाए, तो वक्त पे चीज मिल भी जाए और उसे वहां पर रख भी दिया जाए। तो ये चीज जो है वो हमारे डिसिप्लिन में आती है। ठीक है, आप किचन में हैं, किचन की बात अगर हम कर लें तो किचन में अगर हम अच्छी भली भांति तरह से किचन के कैबिनेट्स में बॉक्सेस को मेंटेन करके चलते हैं तो हमें इजीली मिल जाती है। मान लीजिए हम किचन में कुछ भी बॉक्सेस की बात कर लें, ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेते हैं तो हमें दिख जाता है कि हाँ ये चीज इसमें है, इजीली मिल जाती है। या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम स्लिप लगा सकते हैं और स्लिप लगाकर हम इजीली उसको निकाल सकते हैं, उसे रख सकते हैं जगह पर। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी कम लगेगा, हमारी एनर्जी भी कम खर्च होगी और हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है टॉपिक, सॉरी पॉइंट, वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि। ठीक है, तो वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि से मीनिंग कि घर की सजावट द्वारा घर की विभिन्न वस्तुओं को अपने उचित स्थान पर रख दिया जाए। ठीक है, जब उन वस्तुओं का प्रयोग की आवश्यकता होती है तो सरलता से, जो इजीली हमें मिल जाए। ठीक है, यही बात की गई है। वस्तुओं की उचित देखभाल के टाइम टू टाइम हमें अपनी जो चीजें हैं उनको अच्छे से देखना चाहिए। अगर लगता है कि उसकी सफाई की जरूरत है तो हमें उसकी टाइम पे सफाई करनी चाहिए। ठीक है, लगता है कि हाँ हमें मरम्मत आदि की जरूरत है तो हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं वस्तुओं की उचित सुरक्षा। घर की सजावट के अंतर्गत जब वस्तुओं की उचित देखभाल होती है तो वो वस्तुओं को भली भांति सुरक्षित हो जाती हैं, उनको अधिक समय तक प्रयोग किया जा सकता है। जो जाहिर सी बात है, तो हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को जो है वो
हम सुरक्षित रख सकते हैं लॉन्ग पीरियड तक के लिए, अगर हम उसको जो है अच्छे से उसकी केयर करें, देखभाल करें, तो वस्तुएं काफ़ी टाइम तक चलती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तनाव रहित वातावरण। ठीक है, जब वस्तु हमारी, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर जगह पे रहेंगी तो हमें वो आसानी से मिल भी जाएंगी और हम उसे वहाँ पर रख भी देंगे, तो क्या होगा कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, घर अव्यवस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है श्रम व समय की बचत। जब हमें कोई वस्तु है और वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर रखी हुई है, वहाँ से हमने उठाया वहाँ रख दिया, तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमारी मेहनत भी कम लगेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। रोगों से मुक्ति। सजावट व स्वच्छता का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण जिस घर में सजावट होगी वहाँ स्वच्छता अवश्य ही पाई जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि गंदगी नहीं होगी। गंदगी नहीं होगी तो रोगों के कीटाणु ऐसे घर में प्रायः जो है वो नहीं होते हैं और जो सदस्य हैं, घर के जो मेंबर्स हैं, वो रोगों से मुक्त रहते हैं। मन भी प्रसन्न रहता है। जाहिर सी बात है कि घर अच्छा लगता है, घर अच्छा होता है तो हमारा मन भी खुश रहता है। सभ्यता का द्योतक है। इसके बाद आ जाता है सामाजिक विकास और आध्यात्मिक लाभ। सौंदर्य बहुत व्यक्ति का आध्यात्मिक गुण है, अतः उच्च कोटि गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिक विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। ये हो गए हमारे 14 पॉइंट हैं जो कि हमने देखे हैं सजावट के लाभ और आवश्यकता में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं घर की सजावट के आधार कि जो घर की सजावट है उसके आधार क्या है। आर्थिक स्थिति। जाहिर सी बात है कि सजावट का मुख्य आधार परिवार की आर्थिक स्थिति है। बिना धन के घर की सजावट पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमारी सबसे पहले जो बेसिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, अगर वही उपलब्ध नहीं हो तो अपने घर की सजावट के विषय में हम सोच ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है फाइनेंशियली होना स्ट्रॉन्ग, वो हमारे घर की सजावट का एक आधार है। घर का आकार व बनावट, के घर का क्या आकार है, क्या शेप है, कितना बड़ा है, कितना पुराना है, कितना किस तरह का है, तो वो सब भी डिपेंड करता है। ठीक है, रुचि की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि गृहिणी के घर की सजावट में अपनी रुचि के अनुसार करती है। उदाहरण के लिए यानी कि एग्जाम्पल फॉर इन्होंने बताया है कि वे घर के कमरों के लिए पर्दे, गद्दियाँ, ग्लाफ और मेज़पोश यानी कि जो कवर होते हैं, टेबल कवर, डिज़ाइन, आकार, रंग चुनाव अपनी रुचि के अनुसार करेगी। ठीक है, तो रुचि होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हमारा ज्ञान। तो गृहिणी की रुचि के अतिरिक्त उसका ज्ञान घर की सजावट का एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, सजावट के विषय में बिना आवश्यक ज्ञान गृहिणी घर को भली भांति जो है वो डेकोरेट नहीं कर सकती है, तो इसलिए जो है वो ज्ञान भी इम्पॉर्टेंस है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत, यानी कि तत्व और सिद्धांत जो कि हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, तो वहीं जहां हमने वहां पढ़ा है वही ये सिद्धांत है। तो देख लेते हैं, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं अपने, अगर आपके नोट्स बने नहीं हैं तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और वहाँ इसे बना लें, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ये सारे PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको ये बाय भी करने की ज़रूरत नहीं है बुक, आप वहाँ से ईज़िली PDF के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, उसे प्रिंट निकलवा सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सिद्धांत है उसमें है अनुरूपता यानी कि हार्मनी। सेकंड है प्रोपोर्शन, अनुपात, बैलेंस, संतुलन, लय और दबाव, एम्फेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो उठाएंगे, पहला पॉइंट है हार्मनी। हार्मनी क्या होती है? किसी वस्तु या विचारों के चुनाव तथा उनके सुव्यवस्थित रूप, आपस में समानता लाना। जो विचार, वस्तु या विचार हैं, जो कोई वस्तु है या विचार है, उनके चुनाव, उन्हें सुव्यवस्थित रूप देकर आपस में उनमें समानता लाना ही अनुरूपता है। जब किसी कमरे की सज्जा सामग्री आपस में समानता दिखाई देती है तब अनुरूपता का आभास होता है। अनुरूपता चार प्रकार से उत्पन्न की जाती है। अब हमने देखिए सिद्धांत में सबसे पहले पढ़ा हार्मनी। ठीक है, अब हार्मनी में हम पढ़ रहे हैं क्या, उसमें भी 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? रेखा, आकार, बनावट और रंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन कर लें। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइंस। लाइंस में भी अब आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, रेखाओं का उपयोग वस्तु के भाव को प्रकट करता है। तो जो रेखाएं हैं, जो हमारी लाइंस हैं, वो क्या है? हमारे जो भाव हैं उनसे कनेक्टेड है। रेखाएं मनुष्य के शरीर
की स्थिति से संबंध रखती हैं। तो जो मनुष्य है उसकी स्थिति से भी संबंध रखती है। रेखाओं का आभास निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खड़ी रेखाएं। तो जो खड़ी रेखाएं हैं जो आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रही हैं, ये हमें क्या एहसास दिलाती हैं? क्रियाशीलता का, सजीवता का, तत्परता का आभास देती हैं। ये रेखाएं लंबाई का भाव प्रकट करती हैं। इनका उपयोग कमरे के रास्ते या डायपरीज में किया जाता है। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है FIQ में कि जो खड़ी रेखाएं हैं वो कमरे जैसे या कमरे के रास्ते या डायपरीज हमें जो है वो किस में यूज़ होती हैं? वो खड़ी रेखाओं में यूज़ होती है। या तत्परता का आभास कौन कराती है? या क्रियाशीलता का आभास हमें खड़ी रेखाएं। अच्छा, आड़ी रेखाएं आ गई, यानी कि अब हमें इस तरह से मिल गई हॉरिजॉन्टल। तो आड़ी रेखाएं जैसे हमारी सोने की स्थिति है, लेटने की, तो क्या है? विश्राम व शांति। आपको ट्रिक से याद रहेगी, आपका जो है वो कन्फ्यूज़न दूर रहेगा। तो आप इस तरह से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे तिरछी। कहता है ना कि तिरछी नज़रों से ना देखो, इस टाइप से कुछ आप अपना बनाकर याद रखें। तो तिरछी का मीनिंग क्या है? आप तब तिरछी ऐसे करके आप कभी भी अपने आइज़ को इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो मूवमेंट करती है ना, तो ये मूवमेंट का एहसास, अनुभूति दिलाती हैं। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिस तरह से मैंने याद किया था और मुझे याद करने में हेल्प मिलती है। ऐसे ही आप भी ट्रिक से अगर बना लेते हैं तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ना क्या होता है कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम सही क्वेश्चन भी हमसे जो है कई बार ऐसा होता है कि गलत टिक हो जाता है। तो अगर आपको ट्रिक होती है ना, तो ट्रिक क्या होती है कि माइंड में एकदम ट्रिगर करती है कि हाँ ये इस तरह से है। ठीक है, वृक रेखाएं क्या है? वृक है इस तरह की। तो हम तो वृक ना उसे एक सर्किल को कहते हैं। तो होता है ना कि जब कोई हमें खुशी होती है तो सब मिलके एक साथ घूमते हैं, तो उस तरह से क्या उल्लास है ना, खुशी का भाव प्रकट करना है ना, फर्नीचर स्कीम में इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, जिगजैग क्या है? या आधुनिकता जो है वो उपयोग पेंटिंग में किया जाता है। तो ये जिगजैग लाइनें हैं, तो ये आधुनिकता को दिखाती हैं। अब ये हमारा अनुरूपता है। अनुरूपता में हमने फर्स्ट किया है रेखा। अब सेकंड पॉइंट है हमारा अनुरूपता में आकार, यानी कि शेप। तो रेखाओं के मिश्रण से वस्तु का आकार बनता है। वस्तु का आकार रेखाओं को मिश्रित रूप है। घर में विभिन्न आकार वस्तुएं होती हैं, जैसे हर वस्तु का शेप अलग अलग है। ठीक है, तो सजावट करते समय आकार के अनुरूपता का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। ड्राइंग रूम छोटा है, बड़ा है, किस तरह का फर्नीचर लगाना है, किधर टेबल रखनी है, किधर कॉर्नर में हमें कोई लैंप रखना है या फ्लावर पॉट रखना है। इस तरह से हमें जो है शेप भी बहुत मायने हमारे लिए रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास बनावट, यानी कि टेक्सचर। टेक्सचर क्या कि जैसे जस्ट लाइक ये मेरे पास पेपर ही है, आपके पास कोई भी फैब्रिक भी हो सकता है, तो आप उसको टच करते हैं ना, अरे ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, जैसे, और ये क्या है, ये थोड़ा सा अगर आपको वो ड्राई दिख रहा है, खुरदरा है, ये सख्त है। ठीक है, ये दिख रहा है कि अगर ये ग्लिटर मार रहा है तो चमकदार है। तो इस तरह से जो हमारे टेक्सचर होते हैं ना, वो बनावट इसी को कहते हैं। ये हमारे टेक्सटाइल में भी ये टर्म्स यूज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं, किसी वस्तु के बनाने वाले पदार्थ का गुण ही बनावट है। बनावट का अर्थ है कपड़ा मुलायम है, सख्त है, चमकदार है, हल्का है, भारी है, कठोर है, भार कितना है, गिरने का तरीका क्या है। तो ये सब क्या है, बनावट में आता है। जैसे कि जस्ट लाइक हमारे कर्टन्स हैं, हमारी बेडशीट्स हैं, हमारी कालीन हैं, ये सब जो है वो इसी में ही होता है। ठीक है, आजकल तो क्या होता है कि टेक्सचर का इंटीरियर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। जस्ट लाइक ये अभी मेरे पास टेबल है। ठीक है, जब आप देख सकते हैं टेबल है, तो टेबल का टेक्सचर कैसा है, ये देखिए, ये इसमें फिनिश भी है और हल्का सा ये जो है वो थोड़ा रफ है कि ताकि जो है हमारी जो बुक्स रखी हैं ये स्लाइडिंग ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से। और अभी हम ये देखेंगे तो ये पोर्शन कितना ज़्यादा ये वाइट है, इसे स्मूथ बनाया है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ठीक है, तो आजकल तो क्या है ना कि आप पत्थर और आप लकड़ी पे इस तरह का पेंट कर दिया जाता है कि आप पत्थर में और लकड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि देखिए यहाँ दिखा है ना कि इस प्रकार लैमिनेट कर देते हैं कि संगमरमर की तरह दिखाई देता है। आजकल हमने देखा भी है कि आजकल जो काउंटर्स होते हैं, ख़ास करके आप कभी भी किसी जगह जाएँ तो काउंटर्स देखें, उसमें इस तरह का लगता है कि ये जस्ट लाइक के पत्थर है, जबकि वो होता वुड में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्थर का नहीं होता, पत्थर का भी होता है, लेकिन बात हो रही है कि जो डिफरेंट उसमें जो कलर किए जाते हैं, लेमिनेट किया जाता है, उसके बारे में। ठीक है, पॉलिश की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कलर।
कलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कलर का चैप्टर मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूँगी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सजावट करते समय रंगों का महत्व भी कम नहीं है। कमरे का आकार के अनुसार रंग योजना करनी चाहिए। छोटा है तो हल्के रंग, बड़ा है तो हम उसमें गहरे रंग का उपयोग कर सकते हैं। खिड़की पर किस तरह के पर्दे लगाने हैं, किस रंग के लगाने हैं। अगर हमारी कमरे की हाइट कम है तो हमें किस तरह के पर्दे लगाने हैं, उसे हमें ऊंचा दिखाना है तो किस तरह से हमें, ये सब जो है हमारे रंगों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विरोधी रंग। विरोधी रंग कैसे हैं? जस्ट लाइक लाल, हरा, पीला, बैगनी, नीला, बैगनी, नीला, हरा। अच्छा, प्राइमरी कलर 3 होते हैं, आपको पता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैंने क्लास 9 की बुक कवर की थी, और मैंने उसके बाद भी बना रखा है। तो आप ही बताइए क्या कमेंट में कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कमेंट करिए। इससे देखिए आपका भी रिवीजन होता है, आपको सिर्फ टाइप करना है, विदिन सेकंड में आपका हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सहयोगी कलर जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, पीला, नारंगी, नारंगी लाल, लाल बैगनी, बैगनी नीला, नीला हरा, हरा पीला। ठीक है, अब आ जाता है टिंट। टिंट क्या होता है कि कभी कभी कोई रंग अपनी मूल अवस्था में सुंदर नहीं लगता। एग्जाम्पल फॉर, हमने कोई रेड कलर ले लिया, ठीक है, रेड कलर ले लिया, हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको आकर्षक बनाने के लिए टिंट का यूज़ करेंगे। टिंट क्या, उस टिंट होता है सफ़ेद रंग। हम उसमें ना जैसे जैसे रेड में ना थोड़ा थोड़ा मान लो डार्क लग रहा है, हमने उसमें वाइट मिलाया। ठीक है, अगर हमें वो भी पसंद नहीं आ रहा, हम और वाइट बनाते हैं। हमें थोड़ा पिंकिश टच चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो क्या होता है कि जब हम उसमें सफ़ेद मिलाते हैं ना, वो टिंट है। ठीक है, तो आप हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है शेड। शेड का मीनिंग है कि गौर रंग, काला रंग। ठीक है, काले रंग से क्या होता है, शेड बनता है। हल्का शेड बनने के लिए काला रंग कम मिलाना चाहिए, और गहरा शेड बनाने के लिए आप उसमें काला रंग ज़्यादा मिला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से गर्म और ठंडे रंग हैं। तो जैसे गर्म रंग कैसे होते हैं, लाल, पीला और नारंगी, ये काला है, इसका कैसे गर्म रंग है। और ये जो है, जो ठंडे देश होते हैं, जो ठंडी जगह होती हैं, वहाँ यूज़ होते हैं। और बड़े कमरे में हम गर्म का प्रयोग करना चाहिए। ये ठंडे देशों की बात हो रही है। और ठंडे रंग कौन से होते हैं, हल्का नीला रंग, ये सब जो है वो लाइट कलर जो है वो ठंडे रंग होते हैं। अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा अनुपात। तो अभी हमने जो ये फिनिश किया है, वो फिनिश किया है अनुपात, यानी कि हार्मनी में रेखा, आकार, बनावट, रंग। अब हम सिद्धांत के सेकंड पॉइंट पर आते हैं, प्रोपोर्शन। अनुपात गृह सज्जा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वस्तु आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि अनुपात समान हो और उसके रंग, रूप व आकार सुंदर लगे। जस्ट लाइक ये 2 पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, यह आपका जो लैम्प का कह सकते हैं हम स्टैंड है, वो लंबा है, और ये इसकी जो अम्ब्रेला है, छतरी बोलते हैं ना इसको, तो ये छोटा है। ठीक है, ये हमारी चेयर है। इसके बाद ये हमारे पास स्टूल है। अब आप देखिए कितना अजीब सा लग रहा है कि लंबा है, ये छोटा है, स्टूल छोटा है। वहीं अगर हम दूसरी पिक्चर देखते हैं तो स्टूल बड़ा भी है और ऊंचा भी है। उसके बाद ये हमारा स्टैंड छोटा है, और अम्ब्रेला, इसकी जो ऊपर का कैप है या हैट है, जो भी आप इसे कहेंगे, वो बड़ा है। ठीक है, वहाँ पिक्चर छोटी लगी थी, यहाँ बड़ी लगी है। अब देखिए इसके और भी चीज़ अगर हम देखें तो देखिए, अगर कोई यहाँ बैठता है सिटिंग पोस्चर पे, तो ग्लास है, कप है, कुछ भी चीज़ है, यहाँ उसको लेने के लिए झुकना, बैंड होना पड़ेगा और अनकंफर्टेबल फील होगा। यहाँ वो इजीली उठा सकता है। तो देखिए प्रोपोर्शन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वहाँ छोटी सीनरी अच्छी नहीं लग रही थी, चेयर बड़ी है। ठीक है, यहाँ ये सीनरी देखिए बड़ी होकर प्रॉपर अच्छी लग रही है। उसी तरह से ये लैंप है। ठीक है, अब देख लेते हैं कमरे में कुर्सी का अनुपात, टेबल, लैंप, चित्र लगाना। स्पष्ट होता है कि लैंप, कुर्सी, टेबल, कुर्सी के उचित अनुपात से कमरा आकर्षक लगने लगता है। इसके विपरीत अनुचित अनुपात से अनाकर्षक लगेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि बड़े आकार के फर्नीचर के लिए बड़ा कमरा व अन्य सजावट वस्तुएं उसी अनुपात में लगानी चाहिए। ठीक है, आपने हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है अक्सर कि बहुत बड़ा सा हॉल होता है ना, तो उसमें एक बीच में ना एक बड़ा सा
जिसे हम फ्लावर पॉट कहते हैं वो रख देते हैं। आपको याद भी हो, जैसे कभी खुशी कभी गम देखी थी, तो काजोल से क्या होता है कि वो गमला जिसे कहते हैं कि वो गिर गया है, तो आपने देखा है कि वो एक आकर्षक का केंद्र रखता है। बड़ी जगह है, बड़ा सा टेबल है, बड़ा सा पॉट है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ये इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, इस तरह से आपकी मेमोरी बन जाए कि हाँ, याद रहे कि हमने अनुपात इस तरह से एग्जाम्पल से पढ़ा था, ठीक है। जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है। संतुलन, बैलेंस कला का वह सिद्धांत है जिसमें सामग्री संयोजन समतुल्य आती है। इसके लिए एक वस्तु केंद्र मानकर चारों विभिन्न वस्तुएं रखकर शुद्ध प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। घर की सजावट करते समय संतुलन का ध्यान रखना अति आवश्यक है ताकि भद्दा प्रतीत ना हो। अब संतुलन में भी हम 2 प्रकार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास जो बैलेंस है ना, उसमें भी हम 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस। फॉर्मल बैलेंस क्या होता है? इनमें केंद्र में दोनों और एक समान आकार और भारी वस्तुएं समान दूरी पर रखी होती हैं। देखिए केंद्र है, केंद्र से दूरी पर दोनों चेयर रखी हुई हैं, ठीक है, औपचारिक है। अब ये आपने देखा एक ये इस तरह से ना, ये फायर के लिए एक बनाते थे पहले, अभी भी बनता है। तो दोनों साइड में पॉट है, औपचारिकता दिखाई जा रही है, ठीक है। दोनों साइड प्रॉपर विंडो है, ठीक है। एक पिक्चर लगी हुई है, पेंटिंग, तो दूरी पर रखी गई हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हम अनौपचारिक देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्र के दोनों ओर रखी वस्तुओं का आकार, भार तथा दूरी असमान हो सकती है। अब देखिए आप, है तो ये सेम ही बना रखा है इन्होंने, ये जो आपका बोर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने सेंटर में लेके यहाँ इसको डेकोरेट कर दिया, यहाँ आप दोनों कॉर्नर पे अलग अलग चीज़ रख दी, तो ये अनौपचारिक बैलेंस में आता है, ठीक है। इसमें भारी वस्तु केंद्र के पास रखकर दूसरी छोटी वस्तु केंद्र से दूरी पर रखकर संतुलित करते हैं। जैसे सीसॉ, जो बच्चों का एक झूला होता है, आपने देखा होगा कि जब एक दोनों साइड ना बच्चे बैठते हैं इस तरह से, ऐसे करके होता है, तो एक बार वो नीचे हो जाता है, ठीक है, फिर वो जोर लगाता है, वो ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा केंद्र के पास है, कम वजन का बच्चा केंद्र से दूर है, इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो आजकल गृह सज्जा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संतुलन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही जो है बैलेंस का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि केवल एक ही आकार का संतुलन नीरसता का तथा शुष्कता को जन्म देता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लय। लय क्या होता है? क्या आप देख सकते हैं, ये जो है आपका ये लय बनता चला जा रहा है, ठीक है। कला के सिद्धांत में लय का अपना महत्व है। प्राकृतिक जगत में जड़ व चेतन कई पदार्थों में एक लय दिखाई देती है। पक्षियों का कलरव, नदी का कलकल, वायु का स्वर। लय से तात्पर्य है एक सरल सुगम मार्ग जिसके साथ हमारे नेत्र किसी रेखाक्रम, आकृतिक्रम व रंग क्रम का व्यवस्थित अवलोकन कर सकें। लय संबंध एक गति है। क्या है? पुनरावृत्ति द्वारा लय उत्पन्न किया जाता है। आकार, रेखा, रंग, आकृति, ये सब जो है ये पुनरावृत्ति से हम लय उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आँखों के सामने बार बार आता है, उसे स्वच्छंद लय कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब हम लय को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि डिवाइड होते हैं विकर्ण लय और तिरछी। विकर्ण में क्या होता है? जब एक बिंदु से कई शाखाएं विभिन्न दशाओं को जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, कोई केंद्र बिंदु है, उससे कई शाखाएं विभिन्न दशाओं को जा रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है तिरछा, कि सज्जा गतिशील भाव प्रकट करता है। प्रमुख रेखा तिरछा बनाकर गति को पैदा करता है, जैसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये आगे आपका वृत्ताकार लय। ये लय समतल रेखाओं की दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि देखिए फूलदान बीच में है, ठीक है, तो केंद्र है, ठीक है। उसी तरह से दोनों साइड औपचारिक तरह से जो है वो कुर्सी मौजूद है, बीच में सेंटर में टेबल है, सोफ़ा है। तो क्या है कि पूरी पुष्प सज्जा को देखने के पश्चात आँखों का केंद्र बिंदु पर ही ठहर जाती है। तो जो ये आपका लगा है ना, यहाँ केंद्र बिंदु पर ही ठहर जाती है। बल लाने के लिए कई तरीके हैं। बीच में मेज़ पर बल लाने के लिए उसके ऊपर कोई सतह सुंदर पारदर्शी शीशा बनवाया जा सकता है। मेज़ पर बहुत से आकर्षक जो है वो आप मैट्स बिछा सकते हैं, ठीक है। गहरे रंग के फूल का, बड़ा आकार के फूल का उपयोग करके बल लाया जा सकता है। कभी कभी देखा गया है कि फूलदान इतना सुंदर होता है कि आकर्षक केंद्र बिंदु गुलदस्ते से हटाकर फूलदान पर ही आ जाती है, जो कि उचित नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्फेसिस यानी कि दबाव।
ये कला का भी सिद्धांत है जिसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों कम महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं। मतलब केंद्र में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ रखेंगे, महत्वपूर्ण कोई चीज़ रखेंगे, और चारों तरफ हम जो रखेंगे वो कम महत्वपूर्ण चीज़ रखेंगे। जब किसी एक वस्तु को प्रमुखता देकर महत्वपूर्ण बनाया जाता है तो कला का दबाव का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, एग्जाम्पल फॉर, तो हम यहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और अभी मैंने सिर्फ आपके साथ सिद्धांत ही डिस्कस किए हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कला के तत्व और आगे का मैटर डिस्कस करेंगे। मे बी हो सकता है कि 2 वीडियो में हो जाए, कोशिश करूँगी मैं ये अगले वीडियो में ख़त्म कर दूँ। ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जो लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि ये इंटर में, बीए में, ये सभी में आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और हम जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास नोट्स हैं बहुत अच्छा है, और जिनके पास नहीं है वो इसके नोट्स बना लें। और मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप उसमें लिंक दिया है नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि मैं एलटी का पेपर डिस्कस कर लूँ, तो बहुत जल्द ही हम जो है एलटी का पेपर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में उसके बाद पीजीटी और भी एग्ज़ाम्स के पेपर डिस्कस करते रहेंगे। इसी बीच में हम वीडियो लाते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।